गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 में आपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था और ऐसे भी लिखाई थी, है ना। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री शंकर दयाल शर्मा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री शंकर दयाल शर्मा ने के बारे में लास्ट टाइम हमने उनके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। ओके, और एक निबंध भी लिखवाया था लाल बहादुर शास्त्री पे, है ना, जो आपने अच्छी तरह से लिख लिया भी था। तो आज आप निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा और आगे भी एक्सप्लेन करेंगे हम, और इनके बारे में थोड़ा डीप तक जाएंगे, है ना। जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान इंसान, है ना, एक महान इंसान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठते थे कि मेरे भाग्य में होगा तो ये काम होगा और नहीं तो नहीं होगा। हम जैसे सोचते हैं ना, आज मेरे भाग्य में ये काम नहीं था, नहीं, उनके मन में ऐसा कभी विचार ही नहीं आता था कि वो भाग्य के भरोसे बैठे कि जो भाग्य में होगा वही काम होगा। वो इतना कर्मयोगी थे, वो इतना उनके लिए कर्म ही ईश्वर था, कर्म ही पूजा था। वो कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि हम ये कार्य करेंगे तो हम सफलता प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। और उन्होंने अपने पूरी जिंदगी अपने कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए हुए पूरी तरह से समर्पित किया और उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। चलिए उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेष जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त था, है ना, बिल्कुल उपयुक्त, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है, क्योंकि उनका तो सारा जीवन मुझे कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री कैसे बने, तो हम जब तक ये चैप्टर को लेसन को रीड करेंगे तो पता चलेगा कि उनका जो महान व्यक्ति होने का रहस्य है वो उनके कर्मयोगी में ही छुपा हुआ है। तो वे उन लोगों में भी नहीं थे, वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसे करके बैठते थे। वे उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे जो भाग्य के भरोसे वे बैठे रहते थे। वो और अचानक कभी सफलता मिल जाती है तो बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपना हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म को शक्ति पर अधिक भरोसा करते थे। ये जो शास्त्री जी है, ये उन लोगों में से थे जो अपने हाथों की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं बैठते थे। अगर अचानक कोई सफलता मिल जाती थी तो पर भी वो अपने कर्म को ज़्यादा ही प्राधान्य देते थे, है ना। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए। वे अपने जीवन का रास्ता क्या किए, खुद अकेले बनाते गए, उसी तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। वे, है ना, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए हुए संपूर्ण भाव में समर्पित रहते थे। जैसे हमारे जैसे कोई ऐसे व्यक्ति है जो कर्म करने के पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे कितना लाभ होगा, है ना। लेकिन हमारे शास्त्री जी इन व्यक्तियों में से बिल्कुल नहीं थे। वो पहले कर्म करते थे, बाद में फल की चिंता करते थे और उनको अपने आप पे पूर्ण विश्वास था कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ पूर्ण अच्छा है, सफलता मिलेगी और मेरे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। उनके माइंड में पहले से निश्चय रहता था, है ना। जैसे तो इसलिए वो बिना सोचे समझे कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना। इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए पूर्ण भाव के समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्हें उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी।
उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। उनका जीवन गीता के कर्मयोगी के अनुरूप था। ओके, जैसे निष्काम, बिना फल की अपेक्षा। लिखिए, निष्काम मीन्स क्या होगा? शब्दार्थ है यहाँ, मीनिंग है ना, शब्दार्थ क्या लिखेंगे? इन्होंने लिखा दायित्व, यहाँ लिखिए दायित्व, है ना, मीन्स जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ओके, निष्काम, निष्काम भाव से काम करना, निष्काम लिखिए यहाँ, निष्काम, निष्काम मीन्स बिना फल की अपेक्षा। क्या लिखेंगे आप? बिना फल की अपेक्षा, है ना। फिर आगे देखिए, उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी की प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझाता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मयोगी के अनुसार निष्काम कर्मयोगी कहना मने उपयुक्त था, यानी कि बिना फल की अपेक्षा किए हुए वो कोई भी काम करने लगते थे। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म भाव तथा उस कर्म से के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें, उनकी 3 बातें कौन सी थी? आप ध्यान दीजिएगा, है ना। मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन दिखाई पड़ती है। मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? यहाँ तक कहा था, ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, या भले ही आप राजनीतिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य में समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि कोई भी कार्य करना है तो उसमें समर्पण की भावना और दायित्व की भावना पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। ओके, तो आपने शास्त्री जी के बारे में बहुत देखा, बहुत सुना। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सादगी, समर्पण, श्रम मीन्स मेहनत करने का उनका महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास होता जाता था, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम देखने से पता भी कर लेते हैं कि ये इंसान जो है, इनके में अच्छा गुण है, ये मेहनत करने वाले हैं, ये अच्छे स्वभाव के वाले हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि देखते हुए इंसान को आप बता देंगे, अरे इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, ये काम करने में पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। ओके,
उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। जो कुछ भी कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना के प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, है ना। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसके आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी की में ही है। देश ने क्या कहा कि उसे संभालने की ताकत किसमें है, तो शास्त्री जी में है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। उन्हें कार्यभार दे दिया गया तो उन्होंने निष्भाव काम से निष्काम से उस कार्यभार को संभाला। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। क्या हुए थे? एक वो सामान्य परिवार में, साधारण परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। कभी कभी आपने देखा है जब कभी किसी को पोस्ट मिल जाता है तो उसके में अहंकार आ जाता है ना, लेकिन हमारे शास्त्री जी में ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उनके में भी वही सरलता भाव, निष्काम भाव और देश के प्रति अच्छा विचार, मन में उनका साधारण व्यवहार जैसे पहले था वैसे ही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, इसलिए वो अपने गांधी जी, बापू जी है ना, उनके अधिक करीब थे। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। 1921 में क्या की थी? अपनी पढ़ाई छोड़। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों के इसके लिए प्रेरित करते रहे। ओके, शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होंगे। क्या है? विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। कब किया था? जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। शास्त्री जी का उम्र कितना था? शास्त्री जी की उम्र कितना था उनका? 17 साल। ओके, उनकी कितना था उम्र? 17 साल, 17 उम्र है ना। वो मात्र वो 17 वर्ष के ही थे, है ना। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़ के बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लग रहा है। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए थे। कब शामिल हो गए थे लोक सेवा मंडल में? 1926 ईस्वी में। ओके, जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतों द्वारा के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी
के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिए है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। ओके, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 में। क्या यहाँ देखिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्या भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो है ना आंदोलन, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन है ना चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 में क्या थी? सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इन दौरान शास्त्री जी जहां एक गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर उन्होंने 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। ओके, फिर आगे हम देखेंगे। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन के नागरिकों का समस्या से निकट परिचय कराया। ओके, ठीक है, तो आगे हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इलाहाबाद नगरपालिका के जनसेवा समस्याओं और निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया की अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने के अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। ओके, सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और घड़ी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? उनको अपना राजनीतिक गुरु माने थे और उन्होंने कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उनके ही मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न पदों पर रहे। उत्तर देश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया। उत्तर देश में उन्हें क्या बनाया गया? गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध पर केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस
प्रशासकीय दक्षता का परिणाम दिया, वो हमारे देश के लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनके में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इतना बड़ा पद होने के बाद भी अपने को बहुत ऊंचे वाले पद को नहीं मानते थे, है ना। उनकी बड़ी सीधी सी साधारण की थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक। ऐसी भावना कार्य करने के मन में मंत्रालय, उनको जनता के शासक नहीं जनता के सेवक के उनके मन में भावना रहती थी। और इस महत्वपूर्ण को केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और उन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों का तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 ईस्वी को 19 दिसंबर है ना 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ भी इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिलें चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या सोचना चाहिए? कि हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वच्छ से लाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। हमें उनकी हर एक बातों को याद में रखना है, अपने जीवन में उतारना है, उनके जैसा निष्काम भाव से कार्य करना है, अपने समाज के लिए देश नागरिक अच्छा साबित होना है और कार्य करना है। ओके, तो हमने शास्त्री जी के बारे में चर्चा किया, उनके बारे में पढ़ा और समझा भी। ओके, लास्ट टाइम हमने उनके बारे में निबंध भी लिखवा चुके थे, तो आपको आई होप उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारियाँ मिल चुकी है ना।